हाँ तो नमस्कार जी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम पढ़ाने वाला है क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का हम बाकी भाग करा रखे हैं। जो इसमें का शेष भाग रह गया वो इस वीडियो में हमने कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बदलती जलवायु यानी कि बदलती मौसम, किस तरीके से मौसम धीरे धीरे चेंज होते गए। लगभग 12,000 वर्ष पहले जो मौसम थी वह इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी और मौसम ठंड हुआ करती थी, और धीरे धीरे मौसम में चेंजिंग होने लगा। और आज इतने आप देखते हैं कि कितनी भीषण गर्मी पड़ती है। लगभग 12 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जो जलवायु थी उसमें क्या हुई, बदलाव हुई और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। यानी कि मौसम बदलने के अनुसार कई क्षेत्रों में घास बढ़ने लगी, मैदान बढ़ने लगे और धीरे धीरे हरियाली चारों तरफ फैलने लगी। और जो गाय, हिरन, बकरी, भैंस और बारहसिंगा, ये सब जितने भी जानवर होते थे इनको चरने के लिए चारागाह होने लगे। और जो घुमंतू लोग थे वो धीरे धीरे अपना पशुओं को चराने के लिए या अपने मवेशी को खिलाने के लिए धीरे धीरे क्या अब अस्थायी होना शुरू कर देते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो अभी इनके पीछे आए और इन्हें खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लग गए। यानी कि जितने भी लोग थे, हिरन, बारहसिंगा, इन जानवरों को मारकर जो प्राचीन काल के लोग थे वो अपना भोजन बनाते थे, वो अपना निवाला बनाते थे। उन लोगों को इनकी आदत पड़ी हुई थी और धीरे धीरे इनके खोज में इन जानवरों के पीछे पीछे वो उस तरफ आने लगे जिस तरफ गर्मी पड़ती थी, जहाँ पे वो जानवर रहा करते थे। ये स्वभाव सी बात है कि जहाँ पे जानवर रहेंगे वहाँ पे ही वो लोग रहना क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए थे। कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यानी कि जब जलवायु चेंज होने लगी तो इस समय हुआ क्या कि लोग क्या कर रहे, जो जानवरों को मार काट के खाते थे, जो जंगली जीवों को मारकर अपना भोजन बनाते थे, उसको धीरे धीरे कम कर दिए और मछली की तरफ आकर्षित होने लगे और मछली को निवाला बनाने लगे। और हिरन, गाय, बकरियां, भेड़, बारहसिंगा, ये सबको वो क्या करे, पालतू जानवर बनाने लगे। खेती और पशुपालन की शुरुआत, यानी कि खेती की शुरुआत कैसे हुई और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। यानी कि जिस तरीके से मौसम चेंज होने लगा इसी तरीके से धीरे धीरे गेहूँ, जौ और गेहूँ ये सब प्राकृतिक रूप से उपज होने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। यानी कि जब मौसम चेंज होना शुरू हुए तो गेहूँ, जौ, धान इत्यादि फसल उगना शुरू हुए। महिलाएं, पुरुषों और बच्चे क्या भोजन के लिए इन अनाजों को बिटोरना, इकट्ठा यानी कि संग्रह करना धीरे धीरे शुरू कर दिए। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पक कर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। कहने का अर्थ है जब गेहूँ और जौ, धान ये सब प्राकृतिक रूप से उगे तो जो प्राचीन काल के लोग थे उन्हें क्या किए, इकट्ठा किए, उससे संग्रह किए और धीरे धीरे उसके मौसम के अनुसार वो ये सोचने लगे अपने मन में कि कौन सा फसल किस मौसम में होता है। जैसे हम लोग गेहूँ लगता है वो रबी फसल है, हम लोग ठंड के मौसम में लगाते हैं और गर्मी आते आते उसे काट लेते हैं। ठीक धान का यही है, बारिश शुरू होने से पहले हम लोग धान का पौधा लगाते हैं और बारिश ख़त्म होते ही उसे हम लोग काट लेते हैं। इसी तरीके से जो प्राचीन काल के मनुष्य थे वो उनके मन में विचार आने लगा कि कौन सा फसल किस मौसम में पकेंगे और किस मौसम में लगाए जाएंगे। धीरे धीरे ये करते करते वह अनाज उगाना और उसे काटना भी सीख गए होंगे।
वह कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। यानी कि देखिए, हम लोग जो आज जानवर पालते हैं, ये प्राचीन काल के जो लोग थे, जो पुराने ज़माने के लोग थे, उन्होंने फर्स्ट बार में इसे पालतू कैसे बनाया होगा। मान लीजिए जिस जानवर के बारे में आपको पता ही ना हो, पता चले कि आपको पालतू बनाना है भैंस को, और जाके आपको शेर ही पकड़ने चले गए, तो आपको खा हो जाएगा, उधर ही आपका काम तमाम हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या किए कि उन जानवरों के पास आकर्षित होने लगे, जानवरों को अपने तरफ आकर्षित करने लगे और खुद ही जानवरों की तरफ आकर्षित होने लगे। उन्होंने क्या किया कि अपने गुफाओं, अपने झोपड़ियों के आगे चारा डालना सीखे, और जिस चारा के लालच में पशु उन झोपड़ी और गुफाओं के पास आते तो उन्हें वह बंधक बना लेते और उन्हें पशु पालन धीरे धीरे करना सीख गए। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। जो सबसे पहले जिस जाति को पालतू बनाया गया था वह जानवर आपका कुत्ता है। यदि आपको पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता को। वह भी कुत्ता का एक पूर्वज ही था, कुत्ता का प्रजाति ही था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। सबसे पहले लोगों ने क्या किया कि कुत्ते को पालना शुरू किया। उसके बाद में सूअर, भेड़, बकरियां धीरे धीरे अपने घरों के पास आने के लिए उत्साहित करने लगे, आकर्षित करने लगे। वो क्या करते होंगे कि उनके लिए चारा डालते होंगे या उनके लिए कुछ खाने की वस्तुएं डालते होंगे, और वह जानवर उन वस्तुओं के खाने के लालच में उनके पास आता और लोग उन्हें पालतू बना लेते होंगे। ऐसे जानवरों झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। ये जितने भी जानवर होते थे, भेड़, बकरियां, सूअर, ये सब एक झुंड बना के रहते थे और लोग धीरे धीरे इन्हें हिंसक जानवरों से इनकी रक्षा करना सीखे और इन्हें अपना पशुपालन करने लगे और धीरे धीरे वह पशुपालक भी बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया था? क्या आप आपको पूछ रहा कि क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया था? हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कुत्ता औरों जानवरों के अपेक्षा ज़्यादा वफादार होता है और वह इस प्रकार भी वह औरों जानवरों के अपेक्षा उनकी कदकाठी भी छोटी होती है और वह बहुत जल्दी उन लोगों के काबू में आ गया होगा। हम लोग को आज तक किसी शेर को बहुत मुश्किल से ही कोई आदमी, मनुष्य काबू में कर पाता है, अपने बस में कर पाता है। और कुत्ता एक ऐसा वफादार जानवर है जिसे आदमी 2 टाइम रोटी खिला दे, इतना वो अपने वफादारी के कारण उस मालिक के घर के आसपास घूमने लगता है। जब उसका खाने का टाइम होगा तब वो मालिक के घर के आसपास घूमने लगेगा। मगर और जानवरों में ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। पता चले कि आप शेर को गए दाना उसके लिए मांस का टुकड़ा डालने उसके खाने के लिए, और वो मांस तो खाएगा ही खाएगा, साथ में आपको भी खा जाएगा। तो इसलिए हम कुत्ता को कह सकते हैं कि वो वफादार जानवर होता है। इसलिए सबसे पहले लोगों ने कुत्ता को ही पालना शुरू किया होगा। घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधों उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। यानी कि लोगों द्वारा जो अपने वो घर में रहते थे, सबसे पहले वो क्या किए, प्राकृतिक अनाज को क्या किए, वह इकट्ठा करना सीखे और उसको इकट्ठा करके वह उनको देखे कि कौन सा अनाज किस मौसम में हो रहा है, उस मौसम में उसको लगाते, देखते कि किस मौसम में पकता है, उस मौसम में उसको काटते और धीरे धीरे वह कृषक बन गए। इसी तरीके से उनको मौसम का पहचान हुआ कि कौन सा अनाज किस मौसम में लगेगा। इसी प्रकार वह धीरे धीरे पशुपालन करना भी सीख गए। सबसे पहले कुत्ता को पाले, उसके बाद में भेड़, बकरियां, गाय इत्यादि जानवरों को पालना सीख गए। इसी तरीके से वह क्या किए कि बहुत सारे सामान को घरों में संचित करना
धीरे धीरे सीख गए। इसे हम लोग घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा जाने लगा। यानी कि लोग जो थे वो पेड़ पौधे उगाते थे और जानवरों को देखभाल करते थे। इन प्रक्रिया को घरेलूकरण का नाम दिया गया है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ जाए कि घरेलूकरण का प्रक्रिया किसको कहा जाता है, तो आप बताइएगा कि जानवरों, पौधों, अनाजों को घरों में संग्रह करने की प्रक्रिया को घरेलूकरण कहा जाता है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवरों अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। देखिए होता क्या है, जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताए थे, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो औरों जानवरों की अपेक्षा खूंखार कम होते हैं। जैसे उदाहरण पे आप शेर ले सकते हैं, बाघ ले सकते हैं, हाथी ले सकते हैं। ये जितने भी जानवरों हैं, चीता हैं, ये सारे जानवर क्या होते हैं, खूंखार होते हैं और इनको वश में करना मानव के लिए बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही चैलेंजिंग काम है। तो मनुष्य जो थे वो धीरे धीरे उन जानवरों को पालना शुरू किए कि जो कि औरों जानवरों की अपेक्षा कम खूंखार थे। और जो जानवर थे वो ज़्यादा खूंखार थे और जो भेड़, बकरियाँ, कुत्ते वगैरह, गाय, भैंस, ये उन जानवरों की अपेक्षा कम खूंखार होते हैं। आज तक ने कभी आपने सुना है कि फलाना शेर पल्ले है? बहुत कम ही सुनिएगा कि किसी ने शेर पाला है। ज़्यादा आप सुनिएगा कि भेड़ पल्ले है, बकरी पल्ले है, गाय पल्ले है, क्योंकि ये है क्या कि ये सब कम खूंखार जानवर हैं। और जितने भी खूंखार जानवर हैं उनको पालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। देखिए लोग जो थे वो पशुपालन करना उन जानवरों को भी चुनते थे जो कम बीमार पड़े, कम मरे। उन जानवरों को उन्होंने अपना पशु पालन के रूप में स्वीकार किया और उन अनाजों को वो अपने रूप में स्वीकार किया जिनका उपज ज़्यादा हो, जिनकी पैदावार ज़्यादा हो, जिनकी दाने बड़े बड़े हों, उनको अपने अनाज के रूप में उत्पादन करना स्वीकार किया। साथ ही जिनकी मजबूती डंठले अनाज के पक्के दाने के भार को संभाल सके, ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता था। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई पौधा हो और उस पर पौधा के तना हो जो बहुत पतली हो और उस पर फल लग जाए बहुत बड़ा और ये टूट कर गिर जाए, तो इस तरीके का पौधा वो लोग नहीं अपने खेतों में उगाना चाहते थे। वह इस तरीके के पौधा ढूंढे जिसके मान लीजिए ऊपर फल भी लगे या कोई अनाज है उस पर उस दाने लगे और ये जो उसका तना है उस अनाज या उस फल की वज़न को झेल सके, इतनी मजबूत हो। इस तरीके का उन्होंने पौधों का चयन किया। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर उन्हें उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। यानी कि जो पौधा होता था जिसके ताने मजबूत होते थे या जिसमें फल बढ़िया लगता था, जिसमें अनाज बढ़िया लगता था, उन पौधों के बीजों को लोग संचित करके रखते, संग्रह करके रखते, ताकि फिर सीजन आने पर इस पौधा को उगाया जा सके या इस अनाज को उगाया जा सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता जो आमतौर पर अहिंसक होते। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों में धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों को दांत और सींग छोटे होते हैं। मैं कह सकते हैं कि जो जंगली जानवर होते हैं उनके सींग, दांत, यह सब क्या होते हैं, खूंखार होते हैं। मान लीजिए कोई मनुष्य जाए और शेर को पालना शुरू कर दे, किसी खूंखार जानवर को पालना शुरू कर दे या किसी हाथी को पालना शुरू कर दे, यदि एक पैर हाथी उसके ऊपर रख दिया तो समझ लिए उसका चूरन ही बन जाएगा। बहुत ही मुश्किल से आप सुने होंगे कि लोग हाथी को पालतू बनाते होंगे, बहुत कम ही लोग बनाते हैं। और जो शेर सुनिएगा वो भी बहुत ही कम ही लोग पालतू बनाते हैं। हालांकि लोग पालते हैं, ऐसा कुछ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हर चीज़ पर काबू कर सकता है। शेर भी पाल लेता है मनुष्य, मगर
प्राचीन काल में बहुत ही कम लोग पाला करते थे, कहा कि वो बहुत ही खूंखार होते थे। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तरह तरह के उपकरण, पिंजड़े वगैरह ये सब चीज़ आ गए हैं, इसलिए लोग शेरों को भी पालना शुरू कर दिए हैं। इनकी दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का और कौन सा पालतू सूअर का है। देखिए आप जो दांत देख रहे हैं, इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा जंगली सूअर का दांत है और कौन सा पालतू सूअर का। हम ये कह सकते हैं कि ये छोटा वाला दांत होगा यह पालतू सूअर का होगा, और जो बड़ा वाला दांत होगा वह जंगली सूअर का होगा, क्योंकि लोग उन्हीं जानवरों को पाला करते थे जिनकी दांतें छोटी हो, जिनकी सींगें छोटी हो, जो मनुष्य को नुकसान ना पहुँचे, जो मनुष्य के ऊपर घात ना करे, जो मनुष्य के ऊपर हमला ना बोले, उन्हीं जानवरों को उन्होंने पालना शुरू किया। मान लिया कोई बड़ा दांत वाला सूअर हो और मनुष्य से ज़्यादा ताकतवर हो तो मनुष्य को ही मार काट कर खा जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में अनाज हम जो भोजन करते हैं वह इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषक के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूँ और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में से कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले उगाए जाने वाला अनाज जौ और गेहूं है। उसके बाद में जो पालतू बनाने वाला जानवर है वो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था, और उसके बाद में भेड़ और बकरी को लोग पालतू बनाना शुरू कर दिए थे। नवीन जीवन शैली। तुम किसी भी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगते हैं। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जाते हैं। या मान लीजिए कोई भी हम पौधा लगाते हैं, जैसे गेहूं का ही पौधा लगाएं तो उसे तैयार होने में 3 महीने 4 महीने का समय लग जाता है। इसी तरीक़े से धीरे धीरे जो मनुष्य थे वो अब अस्थायी होना प्रारंभ कर दिए थे, क्योंकि वह जब खेत में पौधा लगाते तो वह 3 महीने तक तो उस पौधे के इंतज़ार में, उसको पकने के इंतज़ार में वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे इस तरीके से मनुष्य अस्थायी होना प्रारंभ कर दिए थे। किसी पौधों को लगाते तो उसमें तो साल भर का समय लग जाता। तो हम यह कह सकते हैं कि वो सालों भर तक, जब तक उनका पौधा वो लगाए हैं उसमें फल ना लग जाए, और उसमें जो अनाज के पौधे लगाए हैं उसमें जो अनाज ना लग जाए, पक ना जाए, उसे काट ना ले, तब तक वो एक जगह से दूसरे जगह जाना पसंद नहीं करते थे। इसलिए अब मनुष्य में धीरे धीरे अस्थायी होना शुरू हो गया। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। मान लीजिए वो किसी खेत में पौधे लगाए और उस पौधे को पकने में लंबे समय तक वहीं तक इंतज़ार करते जब तक वो पौधा उनका पकता, तब तक वो उनका ही देखभाल करते। बीज बोने से लेकर फसलों पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ती थी। देखिए होता क्या था कि जब वो अपने खेत में बीज लगाते तो उनकी बीज की नस्लें नष्ट ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते, उसको भंडारण करके रखते। कहा कि इस बार लगाए उसे काटे, कुछ अपने भोजन के रूप में उसका उपयोग किया और उसका शेष भाग रख देंगे। कहा कि फिर उसका जब सीज़न आएगा तो अपने सीज़न में लगाएंगे और फिर उसे अपना अनाज उपराज कर और फिर ग्रहण करेंगे। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, कटोरियाँ बुनिया, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाने और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। देखिए, क्या आप यह मान सकते हैं कि जो लोग शिकार करते थे, जो लोग भोजन बनाते थे शिकार करके, उसे संग्रह करके वो अपना बर्तन बनाते होंगे? तो हाँ, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जो प्राचीन काल के मनुष्य थे उनके बहुत सारे बर्तनों के साक्ष्य हमें आज भी मिलते हैं। जो पूरा स्थल है, जो वहाँ से जब खुदाई होती है तो मृत भांड इत्यादि बहुत सारे बर्तन हैं, यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन बहुत सारे वहाँ से उपलब्ध हमें मिलते हैं।
चलते फिरते खाद्य भंडारण, जानवर बच्चे देते थे जिसमें उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। देखिए, हम कह सकते हैं कि हम किसी भी पशु को पालन बनाते हैं, जैसे कि गाय भैंस, उनको हम लोग क्या करते हैं, पालतू बनाते हैं। और पालतू बनाते हैं तो उनके बच्चों को भी देख रेख करते हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़े और उनसे जो दूध प्राप्त होता है उन्हें हम भोजन भंडारण के रूप में भी प्रयोग करते हैं और भोजन भी करते हैं। जैसे दूध का, दही का, ये सारे हम लोग उनका सेवन भी करते हैं और उनके नस्लें नष्ट ना हो जाए, इसलिए हम उनके बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? देखिए, भोजन के अलावा जानवरों से और क्या मिल सकता है, यानी कि जानवरों को तो हम मार के भोजन बनाते ही थे और उनसे दूध भी प्राप्त करते हैं, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, तो भी हमारे भोजन के रूप में उपयोग होते हैं। इसी तरीके हम जानवरों का और क्या उपयोग कर सकते हैं, जैसे जानवरों की हड्डियाँ से प्राचीन काल के लोग हथियार बनाते थे। आजकल के ज़माने में जो भेड़ है उनके कपड़ों से ऊनी कपड़े बनते हैं, कंबल बनते हैं, इत्यादि वस्तुएं बनते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। चलिए हम लोग पता करते हैं शुरू के जो प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग के जो कृषक हुए और पशुपालक हुए, उनके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है। यानी कि जो आप मैप देख रहे हैं और इसमें जो नीले नीले करके जो आपको स्थान है, वहाँ पे आपको कृषक और पशुपालक के होने का साक्ष्य सबसे पहले पुरातत्वविदों को मिला है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मेहरगढ़, उसके बाद में बुर्जमहोम, उसके बाद में कोल्डिहावा, महागढ़ा, चिरांद, दाउजेली, हेल्डिंग, ये सारी जगह यहाँ से सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं किनके? जो कृषक और पशुपालक हुए, पूरा जो हमारे पुरातत्वविद हुए, उनको सबसे पहले इन जगहों से साक्ष्य मिले हैं उनके, पशुपालक और कृषकों के। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तरी क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण में पाए गए हैं। जो आजकल के आधुनिक जो क्षेत्र हम लोग का है, जिसका नाम हम लोग कश्मीर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे सबसे पहले कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं, जो वर्तमान में आपको कश्मीर में पड़ता है। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी। यानी कि जो अभी वर्तमान का जो कश्मीर बताया जा रहा है, ये प्राचीन काल में सचमुच में यहाँ पे कृषक रहते थे या पशुपालक रहते थे या नहीं, इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि यहाँ पे खुदाई करवाई, पशुओं की हड्डियाँ के नमूने तथा अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक, इसमें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिली पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। यानी कि जहाँ ये आपका जो आधुनिक कश्मीर है, यहाँ से सबसे पहले जो अनाज और उसमें पशुओं की हड्डियाँ के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे रोचक वाली कहानी यह है कि यहाँ से जले हुए अनाज के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा लगता है कि यह गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए हैं। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियाँ की भी पहचान की है। यानी कि इस फसल से हम अनुमान लगा सकते हैं जो दने हुए
जो जले हुए साक्ष्य मिले हैं अनाज के, इस समय यह अनुमान लगा सकते हैं कि इससे पहले बहुत सारी खेतियाँ किए जाते होंगे। कि जो बुर्ज होम होता था, जो गड्ढे में खोद कर वो लोग बनाते थे, ये ठंड के मौसम में उन लोगों को ठंड से सुरक्षा और गर्मी के मौसम में उन्हें गर्मी से सुरक्षा मिलती थी। जीवन की ओर पुरातात्विदों को कुछ पुरास्थलों में से झोंपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान में कश्मीर के लोगों ने गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिनमें गर्तवास भी कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। देखिए, जो वर्तमान का जो कश्मीर है, वहाँ से गड्ढे खोदकर ज़मीन के अंदर लोगों के घर बनाने के साक्ष्य मिले हैं। जो सीढ़ियाँ बनाते थे वो अपने घर में जाने के लिए, जो घर होते थे उनको गर्मी और बरसात दोनों से सुरक्षा देते थे और उनकी जीवन जीने में बहुत ही आसानी होती थी। इसी से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होंगी। पुरातात्विदों को झोंपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। यानी कि जो पुरातात्विद हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उनको घर के अंदर और घर के बाहर भी आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है जो प्राचीन काल के लोग थे वह भोजन पकाना जानते थे और भोजन पकाकर खाते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाणिक युग उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई है। यानी कि जो अभी के युग में से कुछ दिन पहले जो पत्थर के औजार मिले हैं वो बहुत ही अलग थे। यानी कि प्राचीन काल के जो पत्थर के औजार से उससे कुछ भिन्न औजार मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये नवपाषाण काल के पत्थर के औजार हैं और उस पर पॉलिश चढ़ाया गया था, उससे धार को और धारदार बनाने के लिए। ओखल और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसली का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तुत युगीन औजार के निर्माण और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यानी कि हम कह सकते हैं आज भी हम लोग देखते हैं ओखल और मुसल का यूज़ होता है हमारे घरों में। उसके बाद में सिलपट्टा का देखते होंगे कि आपके घर में यूज़ होते होंगे। ये कहीं ना कहीं प्राचीन काल के लोग ही यूज़ करते हैं और करते थे, और उसी वस्तु को हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। ये उनका ही देन है, वो उन लोगों का ही यूज़ किया हुआ है पहले, वो उन लोगों की ही खोजी हुई कला है जिन कला को हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ पत्थर के औजार हैं जो आपके नवपाषाण काल के औजार हैं। आप देख सकते हैं कितने पैनी औजार हैं। इसे और पैनी करने के लिए इस पर खास तरह का एक लेप लगाया जाता है या पॉलिश किया जाता था, इसीलिए इसे नवपाषाण काल की कहा गया है। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता था। यानी कि जो नवपाषाण काल के जो मिट्टी के कुछ बर्तन मिले हैं, इस पर कुछ अलंकार यानी कि कुछ कलाकारी भी किए हुए बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं हमें। बर्तनों का प्रयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए भी करने लगे। यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें लोग अपने सामान को अनाज को संग्रह करने के लिए रखते थे, और धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं तथा दाल जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। यानी कि धीरे धीरे लोग चावल, गेहूं और दाल का भी पकाकर सेवन करना सीख गए थे, और ये धीरे धीरे मानव के जीवन का आहार बन गया था, और इस पे लोग धीरे धीरे आश्रित होने लगे थे और आखेट की तरफ से वो अपना मूव कर रहे थे। किसकी तरफ? कृषक की तरफ और शाकाहार की तरफ, और अपना अस्थायी निवासी वह धीरे धीरे बनते जा रहे थे।
और धीरे धीरे अस्थायी निवासी बनते बनते आज यह रूप ले लिया है। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए वह कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। यानी कि धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, पहले तो जानवरों को मारते और उनके खाल का अपना कपड़ा बनाते, मगर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि कपास के पौधे लगाने लगे और उनसे अपना कपड़ा बनाने लगे, अपने शरीर का वस्त्र बनाने लगे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करते थे वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों से दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालकों को अपना लिया। बहुत जगहों लोग मौसम के मुताबिक बदलकर अपने जीवन चलाने लगे। यानी कि हुआ का कि धीरे हम ये कह सकते हैं कि एक ही जगह सारी जगह परिवर्तन हुई होगी, तो हम यह नहीं मान सकते हैं कि क्योंकि एक ही जगह सारी जगह परिवर्तन नहीं हो सकती है। कहीं कहीं के पे लोग खेती करना सीख गए थे और अपना अनाज संग्रह करके अपना भोजन करते, कहीं पे लोग शिकार करके अपना भोजन करते, तो कहीं पे लोग पेड़ पौधों के कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। निरीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। चित्र संख्या 2 में पृष्ठ संख्या 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। यानी कि जो आपका ये चित्र संख्या 2 है इसमें आपको मेहरगढ़ ढूंढना है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरियाँ पालना शुरू किए थे। यानी कि यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछते कि सबसे पहले लोग कहाँ पे अनाज उगाना शुरू किए थे, तो हम कह सकते हैं मेहरगढ़ एक जगह है जहाँ पे सबसे पहले लोगों ने अनाज उगाना शुरू किए थे, जहाँ से गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इनमें से हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली है। मेहरगढ़ के इलाकों के अलावा चौकोरे तथा आयताकार घरों की अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर के चारों या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। यानी कि जो मेहरगढ़ जगह है यहाँ से आपको जौ गेहूं के साक्ष्य तो मिले हैं, इसके अलावा घरों के साक्ष्य भी मिले हैं, जहाँ पे चारों तरफ से चौकोर होते थे और घरों में लगभग 4 कमरे होते थे और कहीं कहीं 4 से भी अधिक कमरे होने का साक्ष्य मिले हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संग संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते लोगों की मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृतक के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। यानी कि देखिए मेहरगढ़ का जो जगह था वहाँ पे लोग जब मरते थे तो वहाँ के लोगों का कहना यह है कि लोग मरकर भी जिंदा होते होंगे, यानी कि मर जाते होंगे और उनको हम कब्र में दफना देते होंगे, फिर वह कब्र के अंदर ही जिंदा होते होंगे और उनको प्रयोग करने के लिए कुछ बर्तन, कुछ आभूषण या कुछ अनाज, यानी कि कुछ ना कुछ उनके साथ वो दफना देते हैं क्योंकि उनके काम आए। ये सब प्राचीन काल के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा कई कब्रों में मिला है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफन किया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। देखिए जो प्राचीन काल के लोग थे वो भी कहाँ मेहरगढ़ के वहाँ पे मृतकों के साथ कुछ ना कुछ दफन करते थे। वो सोचते थे कि जब ये परलोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे,
तो वहाँ पे इन चीज़ों का वो प्रयोग करेंगे। जैसे कि इन मृतकों के साथ क्या हुआ, देखिए इन भाई के साथ जब ये भाई मरे हैं तो इनके साथ है कि जिंदा बकरी को भी दफन कर दिया है सब गधा सब, कि यहाँ परलोक में जाएंगे तो उस बकरी को ये खाएंगे। तो ऐसा मानना था मेहरगढ़ के लोगों को, जो प्राचीन काल के लोग थे। तो आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम आपको पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।